विनय ने अभी भी अपनी गन राजीव के सर पर तान रखी थी और वो उसे शूट करने के लिए तैयार था। राजीव को विनय के चेहरे पर स्माइल देखकर समझ आ रहा था कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है और वो राजीव को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन उन दोनों को ही ये नहीं पता था कि राजीव की फैमिली उन्हें देख रही थी। आयशा उस सीन को देखकर हैरान थी, लेकिन साथ ही खड़े हुए ऋषि और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। डैड! ऋषि ने चिल्लाया और तब राजीव और विनय ने पहली बार उनकी तरफ देखा। राजीव की हार्ट बीट तेज हो गई थी, लेकिन अब उसे किसी भी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। तब उसने विनय की गन को नीचे किया। अरे ऋषि, चिंता मत करो, मैं और अंकल तो बस मजाक कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद मिले हैं ना, तो इसलिए ऐसे फन कर रहे हैं। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। आयशा, इन्हें अंदर ले जाओ। लेकिन राजीव की बात को सबने इग्नोर कर दिया और सब बस उस सीन को अपनी आंखों में आंसू के साथ देख रहे थे। तब राजीव को लगा कि उसका प्लान काम नहीं करेगा। चिंता मत कर, मुझे भी बच्चों के सामने तमाशा खड़ा करना पसंद नहीं और ना ही उन पर गलत इंप्रेशन डालना अच्छा लगता है। पर ध्यान रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा और तब तक के लिए तुझे एक हिंट जरूर दूंगा कि तेरी कब्र कोई तेरा अपना खोद रहा है। इतना कहकर विनय ने स्माइल की और फिर वो अपनी गन को अंदर रखकर राजीव के परिवार के पास जाने लगा। लेकिन राजीव का ध्यान बस उस बात पर था जो विनय ने उसे बोली थी। आखिर कौन हो सकता है जो राजीव के साथ गद्दारी कर रहा है? यह सवाल उसे सताने लगा और तब उसने विनय की तरफ देखा जो आयशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। नमस्कार भाभी जी, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। उम्मीद है आपकी हेल्थ ठीक होगी। वो क्या है ना कि मैं राजीव से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूं, इसलिए एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था। मैं ऋषि और प्रिया के लिए चॉकलेट्स लाया हूं। विनय ने अपने शर्ट की पॉकेट में से 2 चॉकलेट्स निकालकर ऋषि और प्रिया को दी, जो अभी भी हैरान थे। बेटा आप डरो मत, मैं अब आता रहूंगा आपसे मिलने के लिए। अब चलता हूं भाभी जी, बाय। विनय ने पलटकर एक बार राजीव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही स्माइल थी और फिर वो पलटकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आयशा गुस्से से राजीव की तरफ देखने लगी। राजीव को समझ आ गया कि अब उसे अपने परिवार को सच बताना ही होगा। यही बात सोचकर वो उनके सामने गया और आयशा के साथ साथ ऋषि और प्रिया को भी अंदर ले गया। सब कंफ्यूजन के साथ उसे देख रहे थे। तब राजीव ने उन तीनों को सोफे पर बैठाया और वो अपने मन में सोचने लगा कि वो इस बात को कैसे कहेगा। डैड, ये कैसा मजाक था? सच बताइए, आपने कुछ किया है क्या? हाँ डैड, मुझे भी वो अंकल सही नहीं लग रहे थे और उनके सामने आपके चेहरे पर भी बहुत डर दिख रहा था। बताइए ना, सच क्या है? सच ये है बेटा कि तुम्हारे डैड ने एक क्राइम किया है और वो अंकल उसी के बारे में बात करने के लिए यहां आए थे। कुछ बड़ा नहीं है बेटा, जैसे आप क्लास में होमवर्क नहीं करते तो टीचर आपको पनिशमेंट देती है ना, ऐसे ही मैंने भी कुछ किया है। पर वो एक बड़ा इशू नहीं है, तुम दोनों जाओ और अपना रूम जमा लो। राजीव की बात सुनकर ऋषि और प्रिया उठे और अपने रूम में चले गए। उन्हें जाता हुआ देख राजीव ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि भले ही उसने बच्चों से झूठ बोल दिया जिसे वो समझ नहीं पाए, पर आयशा से वो बच नहीं पाएगा। तब वो उसकी तरफ पलटा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। आयशा, देखो राजीव, तुमने भले ही बच्चों को कुछ भी बोल दिया और उन्होंने मान लिया, वो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। मुझे पता है कि वो आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं था। मैंने उसे पहली बार देखा है, पर उसे हमारे बच्चों का नाम पता है और इसका मतलब ये है कि उसे और भी चीजें पता होंगी। मैं क्लियरली कह देती हूँ राजीव, अगर तुम्हारी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। आयशा अपनी बात रखकर घर के अंदर चली गई और राजीव उसे देखता रहा। जब उसने आयशा से शादी की थी तो सोचा था
कि वो हर टाइम पर उसका साथ देगी और उसकी बातों को समझेगी। लेकिन अब जब उसने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया, तब राजीव को बहुत गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही राजीव ने उसे स्टार्ट किया और वो रास्ते पर दौड़ने लगी। राजीव को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन इस बात का गुस्सा कि उसके परिवार में उसका कोई साथ नहीं दे रहा और इस चीज की सोच कि आखिर विनय किसकी बात कर रहा था, ये उसके दिमाग को स्ट्रेस से भरने लगी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। पर फिर उसने कुछ सोचा और एकदम से कार एक साइड में पार्क कर दिया। कार पार्क करके राजीव इन बातों को ही सोचने लगा और तब उसे समझ आया कि अपने स्ट्रेस को खत्म करने का एक ही तरीका है। उसने अपना फोन बंद करके स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर टिका लिया। मैस्टरबेट करने के बाद भी उसे कुछ सल्यूशन नहीं दिखा कि वो क्या कर सकता है। उसका स्ट्रेस कम नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिमाग काम करना शुरू कर गया था। तब उसे एकदम से कुछ ध्यान आया। उसने कार स्टार्ट की और फिर से अपने रास्ते पर निकल गया। अच्छा हुआ मैंने यहां से आने के पहले ही मीनाक्षी के बारे में सब पता कर लिया था। अब सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकती है। राजीव के चेहरे पर स्माइल थी और तब उसने अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा लिया और कुछ ही देर में वो ग्रैंड इमोशन होटल के सामने रुक गया। वो हिमाचल का सबसे बड़ा होटल था जिसकी मालिक थी मीनाक्षी सिंघानिया। मीनाक्षी देश की उन बड़ी हस्तियों में से थी जिसका आना जाना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और फॉरेनर्स के साथ लगा रहता था। हर कोई मीनाक्षी को जानता था, लेकिन मीनाक्षी का एक ऐसा सीक्रेट भी था जो सिर्फ राजीव को ही पता था। इस बात को अपने मन में रखकर वो कॉन्फिडेंस के साथ रिसेप्शन पर गया। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे मीनाक्षी सिंघानिया से मिलना है। सर, क्या आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है? नहीं। ओह, आई एम सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के मैम आपसे नहीं मिल सकती। अच्छा, तो आप उन तक बस मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिए। उनसे कहिए कि मैं उनसे तोरुलिसा के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्योर सर, आप बैठिए, आई विल कॉल यू व्हेनेवर देयर इज एन अपडेट। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर राजीव वेटिंग एरिया में रिलैक्स्ड होकर बैठ गया। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने अपना फोन उठाकर मीनाक्षी की असिस्टेंट को राजीव का मैसेज पहुंचा दिया। राजीव इंतजार कर रहा था और तभी उसने देखा कि लिफ्ट में से 2 बॉडीगार्ड्स निकले और सीधा रिसेप्शन की तरफ गए और रिसेप्शनिस्ट ने राजीव की तरफ इशारा किया। तब वो बॉडीगार्ड्स राजीव के पास आए। सर, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। राजीव ने बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था, इसलिए वो आराम से उठा और उन बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट में चला गया। मीनाक्षी का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था और जब लिफ्ट खुली तब बॉडीगार्ड्स ने राजीव को वहां छोड़ दिया और वो लिफ्ट में से वापस नीचे चले गए। राजीव ने आसपास देखा कि वो जगह किसी पेंट हाउस से कम नहीं थी और उसकी चमक से वो हैरान था। वहां देश के बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स लटकी हुई थी। एक बड़ा शैंडलियर था, कुछ स्कल्पचर रखे थे और पूरी जगह में गुलाब की खुशबू आ रही थी। इतनी चमक देखकर पागल मत हो जाना। राजीव ने देखा कि वहां से एक सुंदर सी लड़की आ रही थी जिसने एक ब्लैक ऑफिस सूट पहना था। वो दिखने में अपने 20s की दिख रही थी। वो पहचान गया कि यही मीनाक्षी है। उसके आते ही पेंट हाउस में बहुत ही चेंज आ गया और राजीव को लगा जैसे वो किसी अप्सरा को देख रहा है जो दिखने में बहुत हॉट थी। एक पल के लिए उसे देखकर राजीव का मन डगमगाने लगा था, पर तभी राजीव ने नोटिस किया मीनाक्षी का हाथ जिस पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी को अपने हाथों से पंच मारा है। ब्लड ड्रॉप्स मार्बल के फ्लोर पर गिर रहे थे और राजीव उन्हें ही देख रहा था। मीनाक्षी राजीव के पास नहीं रुकी और सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना हाथ साफ करने लगी। राजीव थोड़ा डर गया था कि क्या सच में यहां आकर उसने कोई गलती तो नहीं की है, पर उसे पता था कि उसे अपना डर नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाना है।
राजीव ने एक गहरी सांस ली और मीनाक्षी की बात का जवाब देते हुए कहा, चमक तो मैं बस आपकी आंखों में ही देख रहा हूं। पता तो मुझे और भी चीजें हैं मीनाक्षी जी, लेकिन हिमाचल में मिलने वाली स्पेशल टाइप की डोरूलोसा टिम्बर लकड़ी की इलीगल सप्लाइंग के लिए हर कंट्री बस आपसे ही कांटेक्ट करती है। और मैंने भी सोचा कि जब मुझे मुसीबत पड़ी है तो आपसे एक बार फेस टू फेस बात हो ही जाए। गोल गोल बातें मत घुमाओ। अगर इतनी बात पता है तुम्हें तो सीधे टॉपिक पर बात करो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। आपकी हेल्प ब्लैक को फाइट करने में। जैसे आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रॉब्लम को नहीं आने देती, वैसा ही मुझे भी एक बैकअप चाहिए। अभी मेरे पास 4 करोड़ रुपए इन कैश हैं, लेकिन वो पूरा मनी ब्लैक है और मैं बस ये चाहता हूं कि आप उन सारे पैसों को वाइट करने में मेरी मदद करें। और इसमें मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ये कि मैं आपका सीक्रेट अपने तक ही रखूंगा और उसके साथ ही अगर आप ये डिक्लेयर कर दें कि मैंने आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं तो मैं आपकी सप्लाइंग को भी फंडिंग कर दूंगा। इससे मेरा पैसा भी ऑन पेपर वाइट हो जाएगा। तो बताइए क्या कहती हैं आप? क्या इस डील को साइन करके और साथ में बिजनेस करके एक नई फ्रेंडशिप को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं?